दिल्ली में हार के साइड इफेक्ट, पंजाब में उलटफेर का डर। ये केजरीवाल ने तो ये जो भगवंत मान है इसको तो दारा शिकोह की तरह लाल किले में बंद करके रखा हुआ है। ये मखौटा है, ये कुछ मिनिस्टर तो है ही नहीं। हम तो कोई गेम नहीं पा रहे, हम तो सब लोग का अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। केजरीवाल ने क्यों बुलाई पंजाब के आप विधायकों की बैठक? अरविंद केजरीवाल दिल्ली और बाकी स्टेट में बाउंस बैक करेंगे, जो मैं आपको आज लिख के देता हूं। क्या पंजाब के सीएम बदलना चाहते हैं केजरीवाल? उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं और अब पंजाब के लोगों के साथ धोखा करेंगे। भगवंत मान जी आपके साथ धोखा करेंगे। क्या पंजाब में मध्यावधि चुनाव के बन रहे आसार? ये चीफ मिनिस्टर में जाएगा और पंजाब में मेट्रोपोल होगा। कांग्रेस बोली पंजाब को मंजूर नहीं बाहरी सीएम। भगवंत मान तो पहले मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो पहले ही कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री है। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। दिल्ली में हार, अब पंजाब में आर पार। आम आदमी पार्टी के साथ हाथ जो है वो दिल्ली क्या फिसली, अब उसके सामने पंजाब में भी टूट का खतरा मंडराने लगा है। कांग्रेस दावा कर रही है, अभी से कर रही है, कि आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा विधायक उसके संपर्क में हैं और भगवंत मान की बतौर सीएम उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए कह रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कुर्सी जाने वाली है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस पंजाब में उलटफेर के मुगालते में ना रहे। पंजाब में उलटफेर की खबरों के बीच अरविंद केजरीवाल ने कल भगवंत मान कैबिनेट के सभी मंत्रियों को, विधायकों को दिल्ली बुलाया है बैठक के लिए। वहीं दिल्ली फतेह करने के बाद बीजेपी का जोश आई है। बीजेपी ने अभी से पंजाब विजय की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी कह रही है कि अगर भगवंत मान सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो बीजेपी पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। उधर कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में मध्यावधि चुनाव के आसार जताकर सियासी सरगर्मी और बढ़ा दी है। आज हम इसी पर हल्ला बोल में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प होगा सीएसडीएस के आंकड़े देखना, क्योंकि सीएसडीएस के ये आंकड़े जिनमें सवाल पूछा गया था कि आप नेताओं पर जो जनता की राय है, आप नेताओं की गिरफ्तारी पर, वो क्या है? क्या वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को भ्रष्ट मानते हैं? इसका जवाब इस सीएसडीएस के पोल में क्या आया है वो आप जानेंगे, जिससे समझ में आएगा कि शीश महल या भ्रष्टाचार का मुद्दा अरविंद केजरीवाल के माथे पर कितना टिका। अगला सवाल, सीएम आवास में निर्माण पर जनता की राय, क्योंकि बेवजह खर्च हुआ या सही तौर पर खर्च हुआ, शीश महल का आरोप बीजेपी लगा रही थी। कौन सा मुद्दा बीजेपी को जीत दिला गया? सीएसडीएस का पोल क्या कह रहा है हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। अब आम आदमी पार्टी को पंजाब में पार्टी के टूटने और सरकार गिरने का डर सता रहा है। शायद इसीलिए केजरीवाल ने कल सुबह 11 बजे दिल्ली में पंजाब के सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई है। पंजाब की चूंकि बैठक हो रही है, तो क्या लग रहा है कि चुनौती अब पंजाब में भी खड़ी होगी आम आदमी पार्टी के लिए? अब कल बैठक में तय होगा क्या करते हैं, क्या करना है। आपने दिल्ली से पंजाब तक मचे हड़कंप के बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि भगवंत मान कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ये केजरीवाल ने तो ये जो भगवंत मान है इसको तो दारा शिकोह की तरह लाल किले में बंद करके रखा हुआ है। ये मखौटा है, ये कुछ मिनिस्टर तो है ही नहीं। इसका खुद का जो पुराना चीफ सेक्रेटरी था विपुल कुमार, वो वहां राज कर रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल भगवंत मान को हटाकर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा दावा कर रहे हैं कि आपके 20 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं और पंजाब के सीएम भगवंत मान गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं। One thing is for sure, Bhagwant is already in touch with the Ministry of Home Affairs for long. For what? And I've been seeing, see, there's already a battle between Punjab AAP and Delhi AAP.
See, recently, just 2 or 3 days earlier, the AAP president, Aman Arora, said that it's not necessary in a state like Punjab that only a Sikh should be the chief minister. लेकिन भगवंत मान सरकार में कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि पंजाब को लेकर कांग्रेस बीजेपी किसी तरह के मुगालते में ना रहे। भाजपा छोड़ना चाहता होगा कांग्रेस। अभी पता चला था भाजपा इस इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन में अमित शाह को मिला है। भाजपा को गेम कर रहा होगा अपनी चीफ मिनिस्ट्री बनने के लिए। हम तो कोई गेम नहीं कर रहे, हम तो सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। अरविंद जी की अगुवाई में पंजाब में काम करेंगे, पंजाब में 27 में दोबारा सरकार बनाएंगे। दिल्ली फतह करने के बाद बीजेपी ने अभी से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। भाजपा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका पंजाब में निभा रही है और हम जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इनके वादे नहीं पूरे हुए तो आंदोलन भी चलाएगी और ये भगवंत मान की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उधर पंजाब से कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने भगवंत मान को मुखौटा बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हो या कोई और, किसी में दम नहीं कि वो दिल्ली से आकर पंजाब को चला दे। वो तो पहले ही कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री है और जो सिर्फ जिसका मुखौटा पंजाब के सामने है, लेकिन पीछे से कंट्रोल तो दिल्ली का ही है। और दिल्ली सीधे आके भी देख ले कि अगर हाँ भी उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री बनना है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें किसी में भी इतना दम है कि इनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत चीमा बोले, केजरीवाल को अपने विधायकों और मंत्रियों को दिल्ली बुलाने के लिए खुद पंजाब आना चाहिए था। इससे कर्ज में डूबे पंजाब का पैसा बच सकता था। चाहिए तो ये था कि अब वो खुद इधर आ जाते। इतने लोगों को, सारे हमारे मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, रिसोर्सेज तो फिर स्टेट की लग रही है, तो बैठेंगे भी उधर, हमारे ही गेस्ट हाउसेज में होनी है, खर्चा फिर हमारा ही है। तो ये पंजाब को काफी चूस लिया, अब पंजाब का खेड़ा छोड़े। पंजाब में बदलती सियासी फिजा को कांग्रेस भी भुनाना चाहती है। कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि पंजाब बाहरी सीएम को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। पंजाब, मैंने पहले कहा कि पंजाब इज नॉट जस्ट अनदर स्टेट, इट इज एन इमोशन। पंजाब इज नॉट दिल्ली। पंजाब तो फुल ब्लोन स्टेट है, इसका अपना हिस्ट्री है, कल्चर है, एक हेरिटेज है। तो पंजाब कभी बाहर से किसी आदमी को अपना मुख्यमंत्री स्वीकार कभी नहीं कर सकता। राजनीति में हार जीत एक कंटिन्यू प्रोसेस है। हमने जो बेहतर है वो करने का किया है कोशिश। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जी की अगुवाई में बेहतर करने की कोशिश कर रही है, तमाम वादे पूरे किए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली और बाकी स्टेट्स में भी बाउंस बैक करेंगे, जो मैं आपको आज लिख के देता हूँ। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कहा है कि भगवंत मान अब ज्यादा दिनों तक सत्ता में टिक नहीं पाएंगे। तो इस मामले में कांग्रेस भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है। सब बारी पंजाब की है। केजरीवाल और सिसोदिया जी और आतिशी, इनका तो अब चीफ मिनिस्टर हाउस शीश महल खाली हो गए। तो अब यहाँ पे चंडीगढ़ में भगवंत मान अपना सामान बांधना शुरू कर दे। आज नहीं, पहले भी बातें चलती रही कि भगवंत मान जाएगा। आज भी उनका राइट में यही है कि अब हमारा काम खत्म, तो वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी में हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। और मैं ये कहता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब में मेट्रो। फिलहाल पंजाब में उलटफेर की खबरों के बीच भगवंत मान चुप्पी साधे। मान ने दिल्ली रवाना होने से पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंदरपाल सिंह से भी मुलाकात की। लेकिन ये सच है कि दिल्ली मॉडल के आधार पर पंजाब में चुनाव जीतने वाली आम आदमी पार्टी को अब 2027 के चुनाव की चिंता सता रही है। दिल्ली में खुद केजरीवाल के साथ कई दिग्गजों के हारने से पूरी पार्टी सदमे में है। सवाल है कि क्या दिल्ली में मिली हार के बाद केजरीवाल वाकई पंजाब जाना चाहते हैं या फिर विपक्ष उनके खिलाफ नैरेटिव सेट करके माइंड गेम खेल रहा है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। ऋतुराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रोफेसर संजय कुमार, सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, को डायरेक्टर है लोक नीति CSDS के। और संजय जी, आप ही के कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं बड़े स्क्रीन पर और वहां पर दिखाते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। आखिर CSDS ने ये सर्वे करके ये जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई भ्रष्टाचार के जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी पर, वो लोगों के मन में कहीं पर चिपक गया। जो पहला प्रश्न पूछा गया, गिरफ्तारी पर जनता की राय, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी, क्योंकि जो जो जेल गए वो सब हार गए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का हारना, मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का, सबका हारना क्या कहता है। ये देखिए, ये बड़ा नंबर है। 37% लोग कह रहे हैं
आप नेता भ्रष्ट हैं, गिरफ्तारी सही है। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है, हालांकि बहुत ज्यादा फासला नहीं है। 36% ये भी मानते हैं कि सरकार ने झूठे मामलों में फंसाया, लेकिन 37 यानी 1% ज्यादा लोग ये मान रहे थे संजय जी के इस सर्वे के मुताबिक मामले की जानकारी नहीं है कहने वाले भी 12% थे। वहीं अन्य 15% भी इसमें थे। इस पर पूछेंगे कि अन्य का मतलब क्या हुआ, जिन्होंने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी। जो अगला प्रश्न पूछा गया, सीएम आवास में निर्माण पर जनता की राय क्या है, ये देखिए। मुझे लगता है इसी सवाल में पूरा की छिपा हुआ है फैसले का। अगर 40% जनता ये कह रही है कि बेवजह पैसे खर्च किए गए, 40% लोग कह रहे हैं। वहीं बीजेपी ने राय का पहाड़ बनाया कहने वाले 34% हैं, यानी 6% आगे हैं लोग ये मानने वाले, जिसे बीजेपी शीश महल भी कह रही थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और यही अन्य में आप देखिए 26% है। संजय जी, ये अन्य क्या माने? हम आइए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। ये अन्य क्या माने? मतलब एक तो वो हिस्सा है जो कह रहा है कि नहीं हमें इस पर पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक आप अन्य भी बता रहे हैं। तो अन्य क्या थे जिन्होंने कोई राय उस पर नहीं दी? जिन्होंने कोई राय नहीं दी, लेकिन आपने 2 आंकड़ों का जिक्र किया। मुझे लगता है एक और आंकड़ा है जिसका जिक्र करना चाहिए। एक सवाल ये भी पूछा कि आप आम आदमी पार्टी सरकार को कितना भ्रष्ट मानते हैं। बहुत भ्रष्ट कहने वाले 27% लोग हैं, जिनमें से 85% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। कुछ हद तक भ्रष्ट है ऐसे भी कहने वाले 32% लोग हैं। अगर दोनों को आप, उनमें से भी बीजेपी को बढ़ चढ़ कर लोगों ने वोट दिया। अगर आप दोनों जोड़ दें तो 60 से 65% लोग ऐसा मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्ट थी और उन्होंने बढ़ चढ़ कर बीजेपी को वोट दिया। इसके विपरीत जो मानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार साफ सुथरी थी, उनकी संख्या बहुत कम है, 28 से 30%। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया। तो कुल मिलाकर के करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए जल्दी से सुधांशु जी आपकी राय इस पर, जिसके बाद हम पंजाब पर जाएंगे। आपके नेता भी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नजर पंजाब पर टिक गई है, लेकिन उससे पहले कि मैं आपके पास जाऊं, एक और चीज मैं दिखाना चाहती हूं। अगला मुख्यमंत्री कौन या फिर अगली मुख्यमंत्री कौन, क्या ये कहा जा सकता है? तो आइए 4 चेहरे आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि 4 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक हैं जो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। ये खबर आ रही है कि हो सकता है कोई महिला मुख्यमंत्री हो। तो वो ग्राफिक्स भी एक बार दिखा दीजिए। इसमें रेखा गुप्ता जो कि पहली बार विधायक बनी है, एमसीडी की 3 बार की वो पार्षद हैं। तस्वीरें हमने उनकी बनाई है, अगर आप दिखा दें स्क्रीन पर, ये देखिए। एमसीडी की 3 बार की पार्षद है रेखा गुप्ता और बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ड्यू छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं और 2023 में मेयर का चुनाव हारी है। बनिया समाज से आती है। माना जा सकता है कि चूंकि बड़े पैमाने पर व्यापारी दिल्ली में रहते हैं तो उनको सीएम बनाया जा सकता है अगर वाकई महिला सीएम बनती है तो। शिखा राय पहली बार विधायक इस बार बनी है। एमसीडी की 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। दिल्ली बीजेपी की उपाध्यक्ष सचिव रह चुकी हैं। 2023 में मेयर प्रत्याशी थी लेकिन नाम वापस ले लिया था। पूनम शर्मा वो भी पहली बार विधायक बनी है। एमसीडी की 2 बार की पार्षद हैं। बीजेपी नेता सुरेश भारद्वाज की बहू हैं। सुरेश भारद्वाज भी पार्षद रह चुके हैं। और एक चौथा नाम नीलम पहलवान है जो कि पहली बार विधायक बनी है। एमसीडी की 3 बार की पार्षद। इनके देवर भरत सिंह विधायक रहे हैं, जाट समाज से आती हैं। पति कृष्ण पहलवान पार्षद रहे हैं। तो ये 4 चेहरों का नाम चल रहा है, लेकिन बीजेपी के बारे में कहा ही जाता है, सुधांशु जी भी मानेंगे कि भाई हमें किसी को पता नहीं अभी कब किसका नाम आता है, किस पर फाइनल मुहर लगती है। लेकिन इस बार यह भी देखना दिलचस्प है कि 4 सिर्फ महिला विधायक बीजेपी से जीती हैं और 1 आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस का तो खैर खाता ही नहीं खुला है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सीएम कौन बनेगा ये पूछकर मैं आपसे टाइम जाया नहीं करूंगी, लेकिन पंजाब पर नजर का क्या मतलब समझे? एक बार सीटों का समीकरण भी दिखा दीजिए। पंजाब का मामला बड़ा सेफ है। अगर 59 है बहुमत का आंकड़ा, उनके पास 93 है, तो ऐसे में वहां पर नजर सब क्यों दौड़ा रहे हैं? और जो सीएसडीएस का सर्वे था उस पर आपकी राय? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर आप ये समझिए कि जिस पार्टी के पास इतना जबरदस्त बहुमत हो और उसे आज ये सफाई देनी पड़ रही हो कि उनकी सरकार पे खतरा नहीं है, तो इससे आप समझ सकती हैं कि पार्टी के अंदर बिखराव की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी। आप याद करिए कि इनका दिल्ली में
62 एमएलए थे और इसके बाद ये लिखित में वो सबसे लिखवा रहे थे कि नहीं हम पार्टी एक हैं। याद करिए लिखित में इन्होंने एक दूसरे से कुछ शपथ पत्र टाइप का दिलवाया था या शपथ दिलवाई थी सारे विधायकों को कि हम एक रहेंगे। 90% बहुमत के बाद किसी पार्टी को ऐसा लगे तो उससे समझ में आता है कि उसकी जमीन और उसका आधार बहुत कमजोर है। उसका मैं आधार भी बताता हूं। देखिए, मैं एक प्रवक्ता से थोड़ा अलग हटकर मैं एक विश्लेषण के रूप में कहना चाहूंगा, विश्लेषण देना चाहूंगा जो विचार कर सकते हैं दर्शक लोग। 3-4 कारण चाहिए किसी राजनीतिक दल को लंबे समय तक स्थायी रहने के लिए। एक, उसकी एक स्पष्ट विचारधारा चाहिए। दूसरा, उसके लिए एक संगठन चाहिए। तीसरा, जब वो सत्ता में आए तो सरकार अच्छा काम करके दिखाए। और चौथा, उसका एक विश्वसनीय नेतृत्व चाहिए। अब समस्या क्या है कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं थी। वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट से आए, फिर कभी कभी बीच में पुजारियों को भत्ता देने लगे, तो कभी नोट के ऊपर भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो की बात करने लगे। फिर अगर आप देखें तो संगठन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। मैं ऑन द लाइटर नोट कहूंगा कि हम लोग बचपन में जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो एक कोई ना कोई क्रिकेट क्लब के रूप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था टूर्नामेंट में। तो जब कोई नहीं मिलता था तो हम लोग कहते थे भाई ये ABCC, ये ABC क्लब है। तो लोग कहते थे ABC क्लब क्या है, तो कहा जाता था अटोरू बटोरू क्रिकेट क्लब है। मतलब कहीं से भी किसी को भी बुला लिया और सब लोग मिलके एक कारण पे आके एकत्र हो गए। जो कह के आए थे सरकार ने उसका ठीक उलट किया। इतना भारी कथनी और करनी में अंतर भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। और जो विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता किस ढंग से ध्वस्त हुई है वो भी देखने को मिली होगी। भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लेने के साथ मतलब 2 पखवाड़े नहीं पूरे किए होंगे और कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया हो, ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो मुझे लगता है कि इनका जो एक पूरा सैद्धांतिक आधार है वही इतना खोखला नजर आ रहा है। और मैं एक और बात कह दूं अंजना जी, हर जगह विवाद के लिए एक गुंजाइश होनी चाहिए कि समाधान निकल सके। तो वो अन्ना हो सकते थे इनके यहां, जहां पर कि कोई आपस में विवाद हो तो वो भी समाप्त कर दिए गए, हटा दिए गए। तो मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है वो आम आदमी पार्टी की सहज स्वाभाविक परिणति है। इसमें किसी दूसरे दल का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई दूर दूर तक इससे लेना देना नहीं। ऋतुराज जी, मोर्चा संभालिए। आप दावा करते थे कि हम प्रचंड जीत हासिल करेंगे और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन किसको मुंह की खानी पड़ी है वो दिख रहा है। देखिए, इस बात से कोई असहमत नहीं है कि वोट परसेंटेज आपको मिला है, लेकिन सीटें आपकी जबरदस्त तरीके से गिरी हैं। और अगर जनता इस सर्वे में कह रही है, 37% लोग कह रहे हैं कि आप नेता भ्रष्ट हैं, गिरफ्तारी सही है, तो वो ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के लिए कह रहे हैं, जो तीनों हार गए। मतलब उस पर मुहर भी लग रही है। बेवजह घर पर पैसे खर्च किए 40%। शीश महल पर जब बहस होती थी तो आप लोग गुस्सा जाते थे। जब हम लोगों ने मतलब इसी सर्वे में पूछा गया कि आप सरकार कितनी भ्रष्ट है, तो 43% आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने कहा, 43% आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने कहा कि कुछ हद तक भ्रष्ट है। बहुत ज्यादा 7% आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने कहा। ये वाला देखिए, मतलब लगभग 50% आम आदमी पार्टी के समर्थक के मानते थे कि आप भ्रष्ट हैं। अब इस पर जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए थे साहब। अंजना जी, सबसे पहले एक चीज देखिए कि जनतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ने हमें मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का, और हम उसको सरमाथे पर लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। जैसे देश में हम लोगों ने गवर्नेंस का मॉडल पेश किया, इसी तरीके से एक मजबूत विपक्ष कैसा होना चाहिए इसका भी एक मॉडल पेश करेंगे और एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। और हमारा काम ही यही है कि देखिए, जो हम लोगों ने पहले वादे किए थे वो हमने पूरे किए जब सरकार में थे। अब जो वादे भाजपा ने किए हैं उससे पूरे करवाना एक विपक्ष का काम होता है, अच्छे विपक्ष का काम होता है। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो है सो रोल को हम लोग अदा करेंगे। रही बात आपके इस सर्वे की, तो इस सर्वे में आपने खुद बताया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को मानते हैं कि झूठे केस लगाए गए, बदनाम किया गया। तो ठीक है, ये आप एक चीज देखिए कि जनतंत्र के अंदर में सिस्टम को, मैकेनिज्म को, एजेंसीज को मिसयूज किया जाता है। जिसके पास पावर है किया, 2, 2.5, 3 साल से खूब कीचड़ उछाले, खूब कीचड़ फेंके, खूब बदनाम करने की कोशिश करी, उसका असर स्वाभाविक है, दिखेगा। लेकिन आप दूसरी तरफ एक चीज और भी देखिए कि किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से झूठे केस में फंसाया गया। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी मालिक होती है। जनता ने जो मैंडेट दिया है
जनता ने जो कहा है उसको स्वीकार करते हैं और उस काम को हम लोग करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। अभय दुबे जी, इससे पहले कि मैं संजय जी के पास जाऊं, अभय दुबे जी, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली में लगातार तीसरी बार 0 सीट, लेकिन डिबेट में आप उतना ही टाइम देती हैं। दिल्ली पर चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर आज मंथन करे तो आप कहां पर खड़े हैं? एक बार हाथ मिलाना, कुछ महीनों बाद फिर अलग होकर गाली देना, मैं कहती थी आप लोगों को बुरा लगता था, पर जनता को भी दिखा। मतलब कोई तो धुरी कांग्रेस पार्टी की खड़ी दिखाई देगी, कोई तो आपकी विचारधारा दिखाई देगी। ये जो बड़े चोर के लिए छोटा चोर, चोर चोर, इससे हमने हाथ मिलाए, ये सब ठत्ता बता दिया जनता ने, कहीं का नहीं छोड़ा सर दिल्ली में। अंजना जी, हमने हर संभव कोशिश की कि दिल्ली का विश्वास जीतें। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीती। आम आदमी पार्टी को, खास करके अरविंद केजरीवाल एंड टीम को दिल्ली की जनता ने बुरी तरह परास्त किया। एक पर एक फ्री ये बांट रहे थे ना, तो केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया फ्री कर दिया दिल्ली की जनता ने। इनके शिक्षा और शराब मंत्री को हराकर यह संदेश दिया कि शिक्षा का मॉडल खोखला था। इनके पूर्व और नए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हारे, सत्येंद्र जैन हारे। इसका क्या संदेश था? आप अगर जो कैग की फाइंडिंग्स हैं उसको कोई भी आदमी पढ़ लेगा, जिसको बहुत समझ नहीं, अगर वो भी पढ़ लेगा तो उसको प्रामाणिक तथ्य दिए। खास करके शराब स्कैम में मैंने इन डेप्थ स्टडी किया है। ऐसा किसी प्रांत में नहीं हुआ कि ईडी एक डिस्टिलरी प्राइस कंपनी को तय करने का मौका दिया, कार्टेलाइजेशन किया। शराब भी वो बनाएगा, होलसेल का कॉन्ट्रैक्ट भी वो लेगा, और शराब के ठेके जो होते हैं वो भी वो लेगा। 2 का रिकमेंडेशन की थी इन्होंने, एक आदमी को 52 का प्रोविजन का, और खुला, इतना खुला खेल हुआ है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये प्रतिपक्षी होने का इनके पास नैतिक अधिकार ही नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि हम दृढ़ता से लड़ेंगे। अरे साहब, है रहा कहां प्रतिपक्ष? किस मुंह से आप इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, मैं जब ये कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना क्योंकि दोनों जिम्मेदार थे। 3 मुद्दे तो CSDS ने लिए, लेकिन 3 बड़े मुद्दे आपने छोड़ दिए। एक तो हवा के प्रदूषण पे दोनों को नोटिस हुआ सुप्रीम कोर्ट से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 16 पर 50 करोड़ 45 लाख का जुर्माना दोनों पर लगाया गया है। कितना वोट परसेंट बढ़ा है? सुनिए, यमुना के लिए दोनों जिम्मेदार। तो बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा है सर? इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारा बेस बहुत, बीजेपी का हमारा बेस बहुत कम था, वैकल्पिक नेतृत्व चाहते थे। बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा? मैं कह रहा हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए ना अंजना क्या है ना, उनको शुभकामनाएं, वो दिल्ली का अच्छा काम करे जो वादे तैयार नहीं होते सर, यही प्रॉब्लम है। सच्चाई, अगर आप प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम थी आप लोगों का 6 महीने के अंतराल अपना स्टैंड आम आदमी पार्टी के खिलाफ गले लगाने से गाली देने तक पहुंचने का। वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। हमने नहीं, जैसे ऋतुराज जी तैयार नहीं है, वो अभी भी प्रपंच कर रहे हैं, वो अभी भी 37% नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें आप नेताओं को भ्रष्ट और गिरफ्तारी सही कहने वाला नंबर है, उस पर वो तैयार ही नहीं है। वो 36% को पकड़ रहे हैं। अंजना जी देखिए, अभय जी, मैं खुलकर बोलूंगा इस बात पर। जब पहली बार, सुनिए, पहली बार जब आप पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, हमारे नेता अजय माकन जी ने कहा गलती थी, लेकिन उसमें एक स्ट्रेटेजी भी थी हमारी। जिस आप पार्टी ने मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी को बेवजह बदनाम किया, इनका मुखौटा उतारना चाहते थे कि ये देखिए सिर्फ सत्ता की भूख से किसी ये समझौता करने को तैयार है हमसे, जिनको कल तक गाली देते थे। और जहां तक पंजाब का प्रश्न है, तो पंजाब की समस्या इससे अधिक गंभीर है। आखिरी बात मैं कहता हूं, पंजाब में 11 थानों पर ऑस्ट्रिया मेड बम से धमाके हो रहे हैं। डेड ड्रॉप टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही, देश को गंभीरता से सुनना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी जो बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, चाइनीज इक्विपमेंट के साथ अडॉप्ट किया जा रहा है। ड्रग का बड़ा नेक्सस हो गया, और पंजाब सचमुच आम आदमी पार्टी ने पंजाब को स्पॉइल कर दिया। तो ये क्या कर लीजिएगा सर? इनको एक क्षण क्या कर लीजिएगा? उनके 93 विधायक एक बार दिखा दीजिए, तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी क्या कर लेगी? आपके नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी भगवंत मान की, कैसे गिर जाएगी? 93 विधायक है, 59 है बीच का आंकड़ा, ये विधानसभा का नंबर। ये लड़ाई जो, ये लड़ाई नेता को बचाने, ये अंजना जी, ये लड़ाई सिर्फ आप पार्टी को अपने नेता को बचाने की लड़ रहे हैं। ये चाहते अरविंद केजरीवाल जी को वहां चीफ मिनिस्टर बनाना या कहीं से राज्यसभा भेज देना।
ताकि कल तो उन्होंने इनके बैठक खिलाफ के जो लिए एक्शन है मुख्यमंत्री और तमाम वो विधायकों dilute को हो बुलाया रहा है दुबे जी। कल उन्होंने बुलाया है भगवंत मान को और विधायकों को। पंजाब विधानसभा की जो वर्तमान स्थिति अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 115 सीटें हैं, 17 सीटें हैं, तो एक रिक्त है, बहुमत का आंकड़ा 59 है, 93 है आम आदमी पार्टी के पास, विपक्ष 23 है जिसमें 16 कांग्रेस के पास है, 3 अकाली दल, बीजेपी के 2 विधायक हैं, बीएसपी का 1 निर्दलीय। एक सरकार गिराने के लिए तो 36 विधायकों का टूटना जरूरी है। 62 विधायकों को के ही टूटने पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं होगा, 2/3 तो चाहिए ना। तो उस ये तो नहीं ये आत्मघाती कदम खुद उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप पार्टी के प्रवक्ता से कमिटमेंट कराइए कि हाँ केजरीवाल जी का भी उधर निगाह नहीं करेंगे, ना केजरीवाल जी कोई ठीक है, ये पूछ लेते हैं। उसके बाद सुधांशु जी तुरंत आ रही हूँ, संजय जी आ रही हूँ आपके पास। वहां जी आप वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल सीएम बनना चाहते हैं पंजाब के, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये प्रपंच आपको छोड़ना चाहिए ऋतुराज झा। 37% कह रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुझे पता है जो आपको पसंद आएगा उसी को आप लपकिएगा, लेकिन 37% कह रहे हैं नेता भ्रष्ट, गिरफ्तारी सही, उसको आपने एकदम उस पर पट्टी बांध दिया, कालीन के नीचे कतरन की तरह छिपा दिया, और 36% को लपक रहे हैं। मैंने उस पर भी जवाब दिया था अंजना जी, शायद आपने पूरा ध्यान से नहीं सुना होगा। मैंने कहा था कि जाहिर सी बात है 2.5-3 साल से जो मतलब कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया गया, मतलब कि बदनाम किया गया, तो उसका असर दिखना स्वाभाविक है सर्वे के अंदर में। तो इस बात को मैंने दोबारा रिपीट किया। पंजाब को लेके मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि अभी आपने देखा कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने पहले अपने विधायकों को बुलाया, उनसे फीडबैक लिया, फिर सभी जो है सो जो हमारे प्रत्याशी थे उनको बुलाया, और आपको याद होगा कि पंजाब के सभी विधायक, सभी मंत्रियों की जिनकी दिल्ली में ड्यूटी थी इलेक्शन के दौरान, तो उनको फीडबैक लेने के लिए बुलाया गया है, ताकि सबसे कलेक्टिव फीडबैक लेकर अभय दुबे जी कमिटमेंट मांग रहे हैं, सुधांशु जी कमिटमेंट मांग रहे हैं कि वहां के सीएम केजरीवाल साहब नहीं बनेंगे। सुन तो लीजिए आप पूरी बात। वो क्या कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि चुनाव के दौरान जितने भी लोग जिम्मेदार थे, जिन्होंने जिम्मेदारियां जिनको दी गई थी, जो ग्राउंड पे थे, उन सबसे देखिए, जब आप विश्लेषण करते हैं, जब आप एनालिसिस करते हैं, तो उन सबसे फीडबैक लेकर के उसके बाद एक कलेक्टिव एनालिसिस की जाती है कि कहां पर सुधार की गुंजाइश है, क्या क्या कमियां रही, कहां दिक्कतें रही, किस वजह से नुकसान हुआ, किसकी वजह से फायदा हुआ। तो ये प्रोसेस है। एक बार ऋतुराज जी को एक सेकंड के लिए दिखा दीजिए। ऋतुराज जी, इसमें ज्यादा इधर उधर काहे को जाना है? सिंपल सवाल है, सिलेबस में एक ही सवाल है जो सब पूछ रहे हैं, क्या पंजाब का सीएम अब अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं, हाँ या नहीं? बोल दीजिए ना। मुझे आप एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी एक बार नहीं 100 बार कह चुके हैं, अगर पंजाब का मुख्यमंत्री बनना होता अरविंद केजरीवाल जी को, तो आज से 2.5 साल पहले उनको किसने रोका था ये बताइए? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं बनी थी? लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर बनी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को किसी कुर्सी से प्यार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक देश को गवर्नेंस का मॉडल दिया है, और उस गवर्नेंस के मॉडल पर दूसरी विपक्षी पार्टियां भी देश के अन्य राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी नहीं भी है, जिसका फुटफॉल नहीं है, वहां पर भी उस रास्ते पर चल रही है, और यही हमारी राजनीतिक जीत है जिसको लेकर के हम लोग राजनीति में आए। एक बार आ रही हूँ जी, एक बार सुधांशु जी बोले। सुधांशु जी वो मना कर रहे हैं, बोले बनना होता सीएम तो 2.5 साल पहले बनते, वो सीएम बनने की राह में नहीं है। इसके बाद संजय कुमार जी आऊंगे आपके पास। देखिए, मैं संक्षेप में तीनों चीजों का उत्तर देने का प्रयास करूं। पहली बात, जो सर्वेक्षण में दिखाया जा रहा है अंजना जी, पहली बात, जनादेश आने के बाद सर्वेक्षण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दूसरी बात, सर्वेक्षण के साथ यह नहीं बताया गया है कि इसमें कितना सैंपल साइज था और इसमें किस किस तरीके के लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं और क्या इसमें डाटा का प्रोसेस यूज किया गया। तीसरी बात, संजय जी ने अभी कहा कि जब ये माना गया कि 28% लोगों ने ही सिर्फ ये माना कि वो पूरी तरह ईमानदार हैं, यानी 65 से 70% लोगों ने ये माना कि केजरीवाल जी की सरकार थोड़ी बेईमान या काफी ज्यादा बेईमान थी, तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ 36-37% लोग शीश महल को गलत मान रहे हैं। थोड़ा यह आंकड़ा हजम नहीं होता है, क्योंकि मैं मानूं कि मान लीजिए शराब घोटाले की बात है, उसमें कोई टेक्निकल चीज हो सकती है जो आम आदमी कहे मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर कसम खाने वाले, 2 कमरों का कसम खाने वाले को शीश महल देखने के बाद केवल 37% लोग कहें, उधर 70% लोग कहें कि नहीं थोड़े बेईमान या ज्यादा बेईमान, थोड़ा सा मुझे इसमें, जिसपे संजय जी बेहतर प्रकाश डालेंगे। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो अभय दुबे जी ने बोली, अंजना जी आपने देखा अभय दुबे जी के पहले सेंटेंस में ही सारा सार था। उन्होंने कहा बीजेपी जीती नहीं है, आम आदमी पार्टी हारी है।
अरे बस यही तो शून्य के अंदर जो सुकून दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को, उसका सारा सम एंड सब्सटेंस इसमें आ गया, क्योंकि ये दोनों पार्टियां एक ही वोट बैंक के पुराने आशिक थे। अब उन्हें ये लगा कि आम आदमी पार्टी हारी है तो शायद वो मेरी तरफ दोबारा आएगा। तो मुझे बहुत साफ दिखाई पड़ गया कि इंडी गठबंधन के अंदर जो भी आपस का समायोजन का तंतु था उसमें कितने विस्फोटक तत्व लगे हुए थे, कितनी लैंड माइन्स लगी हुई थी। और आज जिस ढंग का सुकून कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है, तो उसके लिए तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा शून्य पे आने के बाद कि उधर आम आदमी पार्टी शिखर से सतह पर आई और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर ही आई। तो उनके लिए तो एक लाइन ये रहेगी कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मतलब ऐसे सोग वर्ड है उसमें, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब पंजाब के बारे में मैं बात एक लाइन कहना चाहूंगा। यह बात सही है कि आज पंजाब बहुत गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहा है। 1980 के दशक में जब घनघोर आतंकवाद का दौर था, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस कार्यालय के ऊपर हमला करके भीड़ छुड़ा के ले गई हो, आतंकवाद का कोई आरोपी जेल से रहकर चुनाव जीत गया हो, और सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर पवित्र स्वर्ण मंदिर के दरवाजे के ऊपर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हम गोली चल जाए। मुझे लगता है ऐसी विभत्स स्थिति जो आज पंजाब को देखने को मिल रही है, यह आम आदमी पार्टी के हाथ में आने के बाद वैसे ही हुई है जिसे शब्दशः न लिया जाए। एक हिंदी में कहावत होती है कि बंदर के हाथ में तुरा जाए तो दूसरों को तो काटेगा, अपने को भी काट लेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर चुनौती है। और जो कुछ उनका नहीं, चुनौती तो ठीक है, लेकिन उनके पास विधायक हैं। आपकी थ्योरी है क्या पंजाब पे? केजरीवाल साहब सीएम बनना चाहते हैं, ये आपका दावा है, या उनके विधायक टूट जाएंगे, ये आपका दावा है? क्या दावा है? क्योंकि आप कितना भी आलोचना कीजिए, लेकिन उनके पास 93 विधायक हैं। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि उनके विधायकों के मन में क्या है, ये उनकी पार्टी का विशेषाधिकार है, ये उनके विधायक मन में जाने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई भी विधायक जो ईमानदारी से देख रहा होगा पंजाब की परिस्थिति, और वो पंजाब के प्रति थोड़ी भी आत्मीयता, स्नेह, लगाव या निष्ठा रखता होगा, तो आज उसका दिल ये कहेगा कि 2022 से सरकार बने हुए आज 3 साल हुए हैं, अगर 2 साल ऐसी सरकार और रही तो ये बहुत विप्लवकारी होगा। मुझे लगता है कोई भी समझदार, देशभक्त और कोई पंजाब से असली प्रेम रखने वाला व्यक्ति सहज रूप में समझ सकता है। बाकी उनके विधायक क्या सोचते हैं, ये उनका अधिकार है। ठीक है, मैं आ रही हूं अभय, एक बार संजय जी का रिएक्शन मिल जाए। संजय जी वो कह रहे हैं कि कोई औचित्य नहीं होता इस तरह के ओपिनियन पोल का। उनका मानना है कि शीश महल, जो बीजेपी का आरोप है मुख्यमंत्री के बंगले पर, उस पर उनका आरोप है कि ये डेटा उनको हजम नहीं हो रहा है, उनको सही नहीं लग रहा है। सैंपल साइज वगैरह पर सवाल पूछ रहे हैं जी। हाँ, पहले तो ये सारी डिटेल्स आज के एक प्रमुख अखबार में छपी हुई है। सैंपल साइज 3137 है, इसका प्रोफाइल दिल्ली के मतदाताओं के प्रोफाइल से मैच करता है। ये सब आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा है। दूसरी बात, सर्वे चुनाव नतीजों के पहले किया हुआ है, चुनाव नतीजों के बाद का सर्वे नहीं है। ये पोस्ट पोल और प्री पोल का मिक्स है। चुनाव नतीजे आने के पहले हमने सर्वे कर लिया था, जिसके आधार पर हमने कहा था कि बीजेपी को 46% वोट और आम आदमी पार्टी का हमारा आकलन था 41% वोट का, जो लगभग उसी के करीब है। दूसरी बात, जो पहला सवाल है कि आम आदमी पार्टी के नेता करप्ट है और उनका अरेस्ट करना डिसीजन ठीक है, और उतने ही लोग कहते हैं कि डिसीजन गलत है। वो इसी के लिए क्योंकि लोगों को लगता है कि दूसरी पार्टी के नेताओं में भी भ्रष्टाचार है, बट उनकी अरेस्ट नहीं होती है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है। इसी के लिए ओपिनियन आपको थोड़ा बटा हुआ दिखता है कि शायद थोड़ी सी जाती हो रही है, क्योंकि भ्रष्ट नेता तो आपको हर पार्टी में दिखेंगे, लेकिन कार्रवाई एक ही पार्टी के नेता पर हो रही है। शीश महल का सवाल 40 और 36 का आपको डिवीजन दिखाई पड़ता है, लेकिन जो आपने जिस बात का सवाल उठाया कि क्यों इतने सारे लोग फिर कैसे कह रहे हैं भ्रष्ट है ये सरकार, अलॉट कहने वाले की बहुत हद तक भ्रष्ट है 28%, संवट भ्रष्ट 37%, दोनों को आप जोड़ते हैं तो तकरीबन वो 65% हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि सिर्फ शीश महल का सवाल नहीं है, जो तमाम और आरोप लगते हैं लोगों सरकार पर, उसमें शराब घोटाला भी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक संजय जी में भी घोटाला। संजय जी, उसमें बहुत ज्यादा नहीं को भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं का मतलब है कि थोड़ा मोड़ा तो मानते हैं वो नहीं, 3 बहुत ज्यादा, कुछ हद तक बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से है, बहुत ज्यादा भ्रष्ट नहीं है। नहीं, अगर आप नॉट मच और नॉट एट ऑल को हटा भी दे, मान ले वो भ्रष्ट, वो 25% है, लेकिन थर्ड ग्राफिक के अलावा 65% लोग कहते हैं सरकार भ्रष्ट है, और इसका कारण है कि तमाम तरह के भ्रष्टाचार उनके दिमाग में
आए होंगे जब ये सवाल पूछा गया होगा। तो अरे उनके तो समर्थकों में से 43% कह रहे हैं सर, उनके समर्थकों में से कह रहे हैं सुधांशु जी, समर्थकों में से भी कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है 43%। क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात रही है, और जिस कारण से ये पुलिस की कार्रवाई हो रही है। पुलिस बेवजह तो कार्रवाई नहीं करती। सुधांशु जी। हाँ, इसीलिए जो संजय जी ने कहा, इसका मतलब इस डाटा को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। जो उन्होंने बात कही कि अगर उनके समर्थकों में 43+7 लगभग 50% लोग कहीं ना कहीं भ्रष्ट मान रहे हैं, और फिर एक और बात देखिए बड़ी अच्छी निकल के आई संजय जी की बात से, इसका मतलब आम आदमी का भ्रष्टाचार बहुआयामी माना गया है। यानी जो ये माना जा रहा था कि केवल शराब और शीश महल, प्रश्न तो शराब और शीश महल पे है, मगर उन्होंने जो इसका उत्तर दिया, इसका मतलब दैट वाज अ मल्टीफेरस करप्शन। इसका मतलब ये बहुआयामी भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई पार्टी है। एक या दो मुद्दे को लेकर ये अपना बचाव करने में असफल रही है। तो यहां पर मैं मानता हूं, इसलिए इस ऑब्जर्वेशन या सर्वे का अगर हम रियल में मल्टीफेरस एनालिसिस करेंगे, यानी व्यापक विश्लेषण करेंगे, तो पिक्चर वही निकलेगी जो इस समय के रिजल्ट्स में दिखाई पड़ी है। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी मिस्टर झा, चाहे आप कितना भी दूसरे नंबर को उठाकर कोशिश करें छिपने की, लेकिन अगर आपके समर्थकों में से 50% डायरेक्ट कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा करप्ट है या कुछ हद तक करप्ट है, तो ये आपके लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप खड़े हुए थे, वीआईपी कल्चर के खिलाफ खड़े हुए थे। अगर इन्हीं पैमानों पर जनता आपको इतना पुअरली ग्रेड कर रही है। देखिए अंजना जी, मैं बहुत ध्यान से बातचीत सुन रहा था। देखिए अभी 27 साल के बाद भाजपा को बहुत उम्मीदों से दिल्ली की जनता ने चुना है, तो अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले सर्वे किया था और बहुत बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि ये झूठे केस हैं, फंसाया गया, जेल भेजा गया। अगर इसी सर्वे में अगर आप ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या 15 लाख का सूट पहनना चाहिए, तो जनता क्या कहेगी? पहनना चाहिए। क्या आप सर्वे में पूछेंगे क्या प्रधानमंत्री जी को राजमहल में बनाना चाहिए 2700 करोड़ का, तो क्या बोलेंगे कि बनाना चाहिए? क्या 8400 करोड़ के हवाई जहाज में चलना चाहिए, तो क्या बोलेंगे चलना चाहिए? तो सवाल यहाँ पर यह है कि सर्वे में आप किस सवाल को किस तरीके से पूछते हैं, वो भी डिपेंड करता है किस सेगमेंट में पूछते हैं। उन्होंने कहा कि सैंपल साइज 3100 का है। मैं उन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं फिर से एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि जनतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता ने जो मैंडेट दिया है वो हमारे सरमाते हैं। जनता ने आपको कहा है कि आप सरकार चलाइए, हमें कहा है कि आप विपक्ष में बैठिए। हम पूरी ईमानदारी से, मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सुधांशु जी जल्दी से सीधा रिस्पॉन्स, जो उनका आरोप था उस पर। आ रही हूँ अभय जी, आ रही हूँ, छोटा छोटा रिस्पॉन्स दीजिएगा। देखिए मुझे लगता है कि अब चुनाव के बाद ये निरर्थक बातें कहना छोड़ देना चाहिए। भाई 8400 करोड़ का कौन सा प्लेन होता है जरा बता दें, और इनको कहां से सोर्स के बारे में पता है। फिर इधर उधर की बात करना। प्रधानमंत्री जी के जो आवास की आप बात करते हो, भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है, वो भारत सरकार की संपत्ति है। अटल जी से लेके और मनमोहन सिंह से लेके नरसिम्हा राव और राजीव गांधी से लेके और मोदी जी तक सब उसी में रहे। इसलिए अब इस ढंग की हास्यास्पद बातें निरर्थक हो चुकी हैं। अब ये व्यर्थ की बात करने से बचना चाहिए। वो दिल्ली का ऑफिशियल मुख्यमंत्री आवास नहीं है, उसका आदेश दिखा दीजिए। वो दिल्ली का सीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है, इसका कोई कागज आप दिखाइए। हो चुका चुनाव, छोड़ दीजिए। जबकि 7 लोक कल्याण मार्ग भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास, और वो सब बातें बहुत सारी हम बोल चुके हैं। यही कारण है, यथार्थ को समझिए महोदय। ये भ्रष्टाचार, और मैं एक और कह रहा हूं, अच्छा एक सर्वे और करा लिया गया होता कि जमुना में जहर मिलाया गया, इस आरोप में कितना दम है, तो मुझे लगता तब भी और पिक्चर साफ हो जाती। जो ये कह रहे हैं ना, एक ये भी जोड़ लेते, एक ये भी जोड़ लेते, तो फिर ये भी जोड़ लेते तो और साफ हो जाता। दुबे जी को बोल, कुछ नहीं रखा है। दुबे जी जल्दी से। अंजना जी देखिए, सिर्फ ये जो आप पार्टी के समर्थकों का ही प्रश्न नहीं है, जो बुनियाद के पत्थर थे, जैसे संतोष हेगड़े हुए, अन्ना हजारे हुए, आशुतोष हुए, कुमार विश्वास हुए, प्रशांत जी हुए जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, प्रशांत भूषण जी, ये इन्होंने इनका मुखौटा खुद उतार दिया। जो सुधांशु जी कह रहे थे कि इनके कोई सिद्धांत नहीं थे, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट था। जब देखा कि खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे तो सबसे पहले उन लोगों ने साथ छोड़ दिया। आज उन लोगों के विचार सुनिए। दूसरी बड़ी बात थी इनके गवर्नेंस के मॉडल जो फेल्यूर था। पीने का पानी तक गंदा दिया इन्होंने, सीवर लाइन, सारी जगह घरों में पानी घुस जाता था। 52,000 मकान बने हुए पड़े थे कांग्रेस पार्टी के स्वीकृत किए हुए JNNURM के माध्यम से। वो अलॉट तक 2500 का वादा किया था सर, जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया? बस एक सवाल झाजी से पूछने दीजिए मुझे,
जाजी, पंजाब में 1000 रुपया जो महिलाओं को वादा किया है, कब से दीजिएगा? जरूर मिलेगा अंजना जी, आप चिंता मत करो। कब? जो भी हमने वादा किया है सारे वादे पूरे करेंगे। अगले चुनाव के 6 महीने पहले? जल्द करेंगे, बहुत जल्द करेंगे अंजना जी, बहुत जल्द करेंगे। सुधांशु जी, कंक्लूडिंग जो वादा किया है वो पूरा करेंगे, और आपने जो वादे किए दिल्ली में वो आपको पूरा करना होगा। हमने सारे वादे पूरे करके दिखाए। बस कंक्लूडिंग में 2 बातें कहना चाहता हूं जो अभय जी ने कही। ये जो आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई थी ना, ये यूपीए सरकार की जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट एलिमेंट घुसा हुआ था, वही का एक्सटेंशन जो था वो आम आदमी पार्टी में आ गया था। और आज तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी ऐसी मीडिया में समाचार है कि ये आया है कि यूएस एड में सोरस के उस ऑर्गेनाइजेशन को लिया था जिसने भारत और बांग्लादेश में डीस्टेबलाइज करने की कोशिशें की थी। तो अब तो इसके अंदर कौन से तत्व शामिल थे ये समझा जा सकता है। परंतु आज जो परिस्थिति दिल्ली के सामने आई है, तो जो लाइन में पहले भी बोल चुका हूं अंजना जी, वही लाइन में बोल के समाप्त करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। अब ये जितने अर्बन नक्सल्स हैं, इनका कच्चा रंग और आने वाले समय में दुनिया भर की एजेंसी से भी अब आपकी सरकार के रंग को उम्मीदों की कसौटी पर जनता दिल्ली में नापने वाली है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।